पिछले वीडियो में हमने शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के बारे में समझा था। चलिए इस वीडियो में शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के बारे में समझते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोशिकीय श्वसन के एक उप उत्पाद के रूप में बनती है। जब हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज का दहन होता है ताकि एटीपी का निर्माण हो सके, तब एक उप उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। लेकिन कोशिकाओं में बनने वाली यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक अवशिष्ट गैस होती है, यानी यह हमारे लिए अनुपयोगी होती है। इसलिए इसे शरीर से बाहर करना आवश्यक होता है और इसके लिए इसे फेफड़ों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है ताकि श्वसन के द्वारा इसे शरीर से बाहर किया जा सके। ठीक है। अब यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है जिसमें हमने ऑक्सीजन के परिवहन के बारे में समझा था, तो आपको याद होगा कि ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक परिवहित करने में ऑक्सीजन का आंशिक दाब अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से फेफड़ों तक परिवहित करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कोशिकाओं और ऊतकों में सबसे अधिक होता है। इसका कारण यह है कि कोशिकीय श्वसन के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं के भीतर एक उप उत्पाद के रूप में निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता रहता है और यह कोशिकाओं में संचित होती रहती है। इसलिए कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता उच्च होती है, जिसके कारण कोशिकाओं के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब भी अधिक होता है। कोशिकाओं और ऊतकों की तुलना में रक्त में यह आंशिक दाब थोड़ा कम होता है और रक्त की तुलना में फेफड़ों में यानी कोशिकाओं में और भी कम होता है। और हम जानते हैं कि कोई भी गैस हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर जाती है। इसलिए हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी कोशिकाओं से फेफड़ों की ओर होता है। अब चलिए समझते हैं कि शरीर में वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो ऑक्सीजन के परिवहन के विपरीत, जहां केवल एक तरीके से ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जिसमें ऑक्सीजन के अणुओं को लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन से बांधकर परिवहित किया जाता है, इसके विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 तरीकों से होता है। पहला तरीका है प्लाज्मा में घुली हुई गैस के रूप में परिवहन, और कुल कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 7% भाग इसी तरीके से परिवहित होता है। दूसरा तरीका है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन, और कुल कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 10% भाग इस तरीके से परिवहित होता है। और जैसा कि इस नाम से स्पष्ट है, इस तरीके में हीमोग्लोबिन का भी उपयोग होता है। तीसरा तरीका है बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में परिवहन, और वास्तव में हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग यानी लगभग 83% भाग बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में ही परिवहित होता है। अब चलिए कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के इन तीनों तरीकों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में कैसे घुलती है और इस तरीके से फेफड़ों तक इसका परिवहन कैसे होता है। तो कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होने पर यह कोशिकाओं के भीतर संचित होने लगती है, जिसके कारण कोशिकाओं में इसका आंशिक दाब बढ़ने लगता है। और कोशिकाओं के भीतर यह तब तक संचित होती रहती है जब तक कि कोशिकाओं में इसका आंशिक दाब एक निश्चित सीमा तक नहीं पहुंच जाता है। लेकिन जब कोशिकाओं के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता है, तब इसका कुछ भाग कोशिकाओं से विसरित होकर रक्त प्लाज्मा में जाने लगता है और उसमें घुल जाता है, और फिर रक्त प्लाज्मा के द्वारा इसे फेफड़ों तक पहुंचा दिया जाता है। अब चूंकि फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ यह रक्त प्लाज्मा से कोशिकाओं में विसरित हो जाती है, जहाँ इसे फेफड़ों के द्वारा श्वसन के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। इसी तरह आइए अब समझते हैं कि कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड अपने उच्च आंशिक दाब के कारण कोशिकाओं से विसरित होने लगती है, तब यह बड़ी मात्रा में लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करती है और वहां यह कुछ मात्रा में हीमोग्लोबिन से बंध जाती है। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि हीमोग्लोबिन में अलोस्टिक साइट्स होते हैं, जहां हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे बंध सकते हैं।
इन्हीं एलोस्ट्रिक साइट्स पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन से बंध जाती है और इसके कारण ऑक्सीजन के अणु हीमोग्लोबिन से अलग हो जाते हैं। अब जिस स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन से बंधती है वहाँ हीमोग्लोबिन में एक अमीनो समूह होता है। इसलिए हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड के बंधने पर जो अणु बनता है उसे कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इस प्रकार कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है जिसे लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचा दिया जाता है। अब चूंकि फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन फिर से हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है और कूपिकाओं में विसरित हो जाती है, जहाँ से इसे फेफड़ों के द्वारा श्वसन के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? यह हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन इसी रूप में होता है। इन बाइकार्बोनेट आयनों का निर्माण हमारी लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर होता है, क्योंकि इन कोशिकाओं में कार्बनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिलाकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण करता है और यह कार्बनिक अम्ल अत्यधिक अस्थिर होता है, इसलिए यह तुरंत ही हाइड्रोजन आयनों और बाइकार्बोनेट आयनों में विघटित हो जाता है। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने उच्च आंशिक दाब के कारण शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों से विसरित होकर लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करती है, जहां इसकी एक बड़ी मात्रा को हाइड्रोजन आयनों और बाइकार्बोनेट आयनों में बदल दिया जाता है। अब इनमें से ये हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन से बंध जाते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर ही रहते हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन लाल रक्त कोशिकाओं से बाहर निकलकर रक्त प्लाज्मा में चले जाते हैं और रक्त प्लाज्मा के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचा दिए जाते हैं। इसके बाद फेफड़ों के भीतर कोशिकाओं में यह अभिक्रिया उत्क्रमित हो जाती है, यानी जब बाइकार्बोनेट आयन फेफड़ों में पहुंचते हैं तब वे पुनः लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं और वहां हाइड्रोजन आयनों से जुड़ जाते हैं, जिससे पुनः कार्बनिक अम्ल बन जाता है, जो अस्थिर होने के कारण तुरंत ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं में टूट जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का यह तरीका महत्वपूर्ण क्यों है? यानी हमारे शरीर में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में क्यों होता है? तो इसका कारण यह है कि ये बाइकार्बोनेट आयन हमारे रक्त का उचित पीएच मान बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, जो कि लगभग 7 होता है। हम जानते हैं कि कोशिकाएं केवल इष्टतम स्थिति में ही ठीक से काम कर सकती हैं और रक्त का उचित पीएच मान इस तरह की इष्टतम स्थितियों में से एक है, जो कि कोशिकाओं के ठीक से काम करने के लिए आवश्यक होता है। रक्त प्लाज्मा में ये बाइकार्बोनेट आयन एक बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का निर्माण करते हैं, जो कि रक्त के उचित पीएच मान को बनाए रखने में सहायता करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कारण से रक्त का पीएच मान कुछ कम हो जाता है और रक्त में हाइड्रोजन आयनों का प्रवाह बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में इस बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम के कारण अधिक से अधिक हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट आयनों के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करने लगते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को अंततः शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इससे रक्त का पीएच मान पुनः अपने सामान्य स्तर पर वापस आ जाता है। इस प्रकार बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम हमारे रक्त के पीएच मान को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि हमारे शरीर में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में होता है।